आज हम लोग बातचीत को भोजपुरी अंदाज में खत्म करने वाले हैं। बच्चे बोल रहे हैं भैया ये भोजपुरी अंदाज क्या होता है, तो इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बातचीत जो कि क्लास 12 हिंदी का पहला चैप्टर है, उसको कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर में उस पूरे चैप्टर को आपको समझा दें। इसको 3 स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे। पहला भैया लेखक परिचय, ठीक है, लेखक के बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद हम आपको सारांश बता देंगे, समरी बता देंगे, जिसको कि आपको ध्यान से सुनना होगा। बच्चे बोल रहे होंगे कि ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब क्या होगा? वेट करो, वेट, वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, सब कुछ होगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर है, मेन क्वेश्चन आंसर है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, उस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक, तो 3 स्टेप में हम लोग इसे कवर करने वाले हैं। तो पहला भैया लेखक परिचय है। पहले तो बता देते हैं कि जो बातचीत चैप्टर है वो कौन लिखे हुए हैं। सबको पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। जो बातचीत चैप्टर है वो कौन लिखे हुए हैं? बालकृष्ण भट्ट, जो कि एक आधुनिक, खैर छोड़ो, लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। देखो, लेखक परिचय आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या समझना कुछ नहीं है। लेखक परिचय तो आपको रटना पड़ेगा। क्यों रटना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से कौन क्वेश्चन आता है? ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है। तो जब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है तो हमें तो यहाँ तो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब उधर से कोई बोलेगा कि भैया हम न रटेंगे, तो तुम मत रटो। अब पता चला है कि अब बोलेगा कोई कि भैया ये जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। हमको समझाइए यहाँ पे कैलकुलेशन करके कि कैसे इनका जन्म इस डेट पे हुआ था। भाई तो तुम महान आत्माओं में से एक हो, तुमको चल जाना चाहिए बनवास। ठीक है, जाओ वृंदावन, बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगा के उसके बाद आओ तब पढ़ना। इसमें क्या यार, इसको रटना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ कुछ ऐसा काम करो जिससे रटना पड़े। पता चले कि सब कुछ समझना ही है। समझना है तो जाइए ना, फिजिक्स में समझिए, केमिस्ट्री में समझिए, मैथमेटिक्स में समझिए, बायो में समझिए। हिंदी में क्या समझना है, इंग्लिश में क्या समझना है? हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, इसमें समझना क्या है? हाँ, इंग्लिश में आप समझ सकते हो, इंग्लिश ग्रामर समझ सकते हो, हिंदी में हिंदी ग्रामर थोड़ा बहुत समझ सकते हो, लेकिन बाकी ये सब में क्या है? बुक वाला भाषा, इसमें समझना क्या है? बस याद करना है। तो बालकृष्ण भट्ट ये चैप्टर लिखे हुए हैं कौन भैया? बातचीत। बातचीत क्या है? एक निबंध है। बातचीत क्या है भैया? एक निबंध है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लिख लो यहाँ पे। बातचीत जो है क्या भैया? निबंध है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब ध्यान से वीडियो देखना है। जहां से देखो, जैसे मैं सारांश बताऊंगा ना, या फिर मैं समरी जो बताऊंगा, उसमें जहां से क्वेश्चन आएंगे मैं उस चीज को 2-3 बार रिपीट करूंगा। ठीक, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान से सुना। क्यों? क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि बातचीत क्या है, तो निबंध है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे फोकस रखो कि बातचीत क्या है भैया? एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। जहां से क्वेश्चन आएंगे वहां पे मैं ज्यादा जोर दूंगा, वहां पे समझना है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, और उस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना। तो इसका जो कवि है वो कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट जी इनके कवि है। ठीक है, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। ये बालकृष्ण भट्ट का जीवन काल है। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में। ठीक है, यूपी में। इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी, इसको आपको रटना पड़ेगा भैया। बच्चे बोलेंगे भैया नहीं, हमको समझाओ यार। इलाहाबाद में हुआ था, यूपी में, बाबा की नगरी में हुआ था। इतना ध्यान रखो कि जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे ना, बालकृष्ण भट्ट जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? बाबा की नगरी में। बाबा की नगरी कहाँ है भैया? यूपी। यूपी का प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद है। ठीक, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी, मतलब बाबा की नगरी में हुआ था जन्म। ऐसे याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा की नगरी में जन्म हुआ था उनका। ठीक, बाबा की नगरी में उनका जन्म हुआ था। ठीक, दूसरा चीज आप ये याद कर सकते हो कि जो बालकृष्ण भट्ट जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, वहां यहाँ भी देखो, यहाँ जून, यहाँ जुलाई, ऐसे याद रखना। यहाँ जून, यहाँ जुलाई, यहाँ जून, यहाँ जुलाई। इस डेट से मतलब थोड़ा आप कोरिलेट कर सकते हो। जून के बाद जुलाई, जून के बाद जुलाई, जून के बाद जुलाई, ऐसे कोरिलेट कर सकते हो। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था भैया बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी का नाम क्या था भैया? बेनी प्रसाद भट्ट। इनकी माताजी का नाम था पार्वती देवी। इनकी माताजी का नाम क्या था भैया? पार्वती देवी। ठीक है, किनकी माताजी भैया? बालकृष्ण भट्ट जी की माताजी। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। ठीक है, किस काल के कवि थे? तो वो आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख वो साहित्यकार थे। ठीक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कि उनका उपन्यास क्या है भैया? देखो, उपन्यास तो बहुत सारा है, लेकिन ये जो है मेन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसलिए मैं यहाँ पे इन्हीं सब का नाम लिखा। जैसे पद्मावती, मेघनाथ वध, रेल का विकट खेल, ये सब इनका क्या है भैया? नाटक है। रेल का विकट खेल, या फिर पद्मावती है, या फिर मेघनाथ वध है, ये इनका नाटक है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन है इनमें से, तो आप ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो उस ऑप्शन में से आपको टिक करना है। या फिर पूछ देगा कि रेल का विकट खेल क्या है, तो वो नाटक है। ठीक, तो नाटक कौन है भैया? पद्मावती, मेघनाथ वध और रेल का विकट खेल। 3 याद कर लो, ऐसे बहुत सारे, लेकिन 3 मेन है, प्रमुख है। उसके बाद इनका उपन्यास क्या है भैया? नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान एक सुजान है।
रसातल यात्रा है, सद्भाव का अभाव, ये भी उपन्यास है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो हम लोग लेखक का परिचय देख लिए, लेखक परिचय में इतना काफी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो भी बनेंगे इतना ही से बनेंगे, इससे बाहर नहीं बन सकते हैं, इससे बाहर बनते ही नहीं। लेखक परिचय में इनफ है, ये इनफ है। उसके बाद आते हैं भैया सारांश में। तो सारांश के लिए आपको पहले आंख बंद करो, बच्चों को मार के भागोगे का ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा मेरा औकात नहीं है कि मार के भाग सकता वो बिहार के बच्चे को, बिल्कुल नहीं, कब्बो ना, कब्बो ना, ठीक है, कब्बो ना। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करो या फिर एकदम रिलैक्स होकर ध्यान से सुनना, बातों को ध्यान से सुनना कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना, और मैं जहां पे 2-3 बार रिपीट करूंगा समझ लेना कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसी बीच में ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इस सबका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक, जहां पे मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा समझ लेना कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सारांश, ध्यान से सुनो, एकदम रिलैक्स, एकदम लंबा सांस लो, उसके बाद एकदम रिलैक्स रहो। देखो स्टार्ट कर रहे हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध, निबंध है वो तो सबको पता है। आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया हुआ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि बातचीत क्या है भैया, तो निबंध है, और ये आधुनिक काल है के प्रसिद्ध कवि जो है कौन है भैया, बालकृष्ण भट्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है, तो आधुनिक काल के कवि है। ठीक, भारतीय हिंदू युग के, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। ठीक, जिसमें क्या बताया भैया कि वाक शक्ति को ईश्वर ने बोला कि ये लेखक का ये वरदान है। ठीक, ईश्वर का ये वरदान है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होती। वही आंसर यहाँ पे मिल रहा है कि अगर बालकृष्ण भट्ट बोल रहे हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ठीक, यहाँ से अब बन रहा है सब्जेक्टिव, यहीं से बन रहा है। ठीक, इसका आंसर यहीं पे मिल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर यहीं से मिल गया, पहला का आंसर यहाँ मिल गया। ठीक है, ध्यान से सुन लिया, अगर इस बात को ध्यान से सुनते हो तो पहला का आंसर यहीं से मिल गया। ठीक, और इसमें आप थोड़ा बहुत अपना से एडिशनल ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे चलते हैं कि वे कहते हैं कि जिंदगी जैसे मजेदार बनाने के लिए खाने पीने के लिए चलने फिरने की जरूरत होती है, उसी टाइप से बातचीत भी अति आवश्यक है। जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे तब तक मन का बात ही नहीं पता चल जाएगा कि फलाना के मन में क्या चल रहा है। अब उधर से कोई सोच रहा होगा कि बातचीत, उनके मन में क्या चल रहा है, हम जब बात करते हैं उनसे तभी हमको पता चलता है। तो हम, हाँ भाई, वो भी एक तरीका का बातचीत ही है, वो भी एक तरीका का बातचीत ही है। ठीक है, तो बोलते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत की भी अति आवश्यक है, उसकी भी आवश्यकता होती है। इससे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखो कि बातचीत से मन क्या हो जाता है भैया, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, तथा अति आनंद प्राप्त होता है। ठीक, गंदगी तथा धुआं जो दिल में जमा हुआ रहता है वो भाप बनकर उड़ जाता है। ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है कि जब आपके अंदर बहुत आप दिक्कत में चल रहे हो, बहुत इमोशन अपने अंदर दबा के रखे हो, जब किसी इंसान से आप बात करते हो तो उसके सामने जब सब बातें बोल देते हो तो आपको फील होता है कि भाई अब थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है, अब जिंदगी में लग रहा है कि हाँ, कि जो हम बोल दिए तो अब कुछ रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। तो ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है और लगभग स्टूडेंट के साथ ऐसा होता होगा। ठीक, लेखक कहते हैं कि जिनको बातचीत करने की आदत लग जाती है वह खाना पीना भी छोड़ देते हैं। अब उधर जो होगा बाबू सुना, उस बोला कि हाँ बिल्कुल सही, इस कहानी का सबसे मेन पॉइंट यही है, और हम इस बात पे एग्री करते हैं कि यही होना चाहिए और यही होता है। ठीक, तो भाई वो तो जिंदगी की बर्बादी है, वो तो अलग बात है। ठीक, उस पर हम बातें नहीं करेंगे। लेखक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि लेखक रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में कहते हैं कि वह 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख नहीं देखे। 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहने के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से, तो फ्राइडे के मुख से। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, किसके मुख से, फ्राइडे के मुख से। कितने वर्ष उपरांत, 16 वर्ष उपरांत। कौन भैया, तो रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो कि नए सिरे से फिर से उनका आदमी वाला जिंदगी स्टार्ट हो गया। ठीक है, वे कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लुभा लेने की ताकत होती। बात सही है, बहुत आप लोग देखते हो कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर, उनके बातचीत करने का इतना अच्छा तरीका है, इतना अच्छा तरीका है कि मतलब जब उनका वीडियो स्टार्ट करो तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है, इतना मस्त तरीका से वो बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से सब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक, दूसरा सब्जेक्टिव जो है ना, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है, यहाँ से सब्जेक्टिव बनेगा। ध्यान से सुनो इस बात को, अगर ध्यान से सुन लेते हो तो अपने मन से तुम वहां पे सब्जेक्टिव लिख सकते हो। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है।
अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या मत है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यही मत है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। देखो बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि आप जैसे ही बोलोगे ना उससे आपको गेस कर लेंगे कि भाई ये किस टाइप का इंसान है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे किसी भी इंटरव्यू में जाते हो आप या फिर बहुत लोग जाते हैं, तो उनके बोलने के शैली से आपको पता कर लेंगे कि भैया ये कितना पानी में है। ठीक है, तो वही बोला जाए कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक हो सकती है जहां तक उनकी जमात या मीटिंग या सभा समझ न आ जाए। ये तो खैर छोड़ो ये सब। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि एडिसन का क्या मत है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। और यहाँ भी सब्जेक्टिव भी बन रहे हैं कि बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। तो बेन जॉनसन तो बोले कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन बोल रहे हैं कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अर्थात जब 2 लोग बात करते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं, और ये सच बात है। ठीक है, जब 2 व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो वो उनका बात पूरा सुनते हैं और वो इनका बात पूरा सुनते हैं, और तीसरका को यहाँ खड़ा कर दो तो समझ नहीं आएगा कि किसको क्या बोले। अब तीसरका बीच में टपक जाएगा, समझ नहीं आता है कि भाई किससे बात कर रहे हैं। इससे बात करते करते ट्रेन इधर जा रही है, एक इधर, इधर से फिर उधर, इधर उधर, पता नहीं चलता है किससे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए 2 व्यक्तियों के बीच जो है बातचीत बहुत अच्छे ढंग से होती है। 3 लोगों के बीच बातचीत ना बहुत बेकार हो जाता है, कोसों दूर हो जाती है, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आगे क्या है भैया, अब यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। हम 2 क्वेश्चन देखो, समरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी हम लोग क्लियर कर लिए और 2 क्वेश्चन भी हम लोग क्लियर कर लिए। तीसरा भैया आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये समरी में सब कुछ मिल रहा है। देखो लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक अलग ही हुनर होता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इन्हें प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत सुख मिलती है। मतलब वो जो बोलते हैं ना उसको आप सुनिएगा ना तो कान को बहुत ज्यादा सुख मिलता है, वो अत्यंत अत्यंत सुख मिलती है। ठीक, इसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। बस ये इतना ही हो सकता है इसके बारे में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक, उसके आगे है कि अंततः बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसे हम अपने लिए अपने आप से बातचीत कर ले, और बातचीत का उत्तम तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है कि हमें अपने अंदर एक ऐसा शक्ति पैदा करना चाहिए कि जिससे हम खुद से बात कर सकते हैं, अपने आप से बात कर सकते हैं। जब अपने आप से बात कर सकते हैं अच्छे ढंग से, तो हम किसी के सामने आराम से अच्छे से बात कर सकते हैं, किसी के सामने बहुत कुछ फेस कर सकते हैं। तो उत्तम तरीका यही कि पहले खुद से बात करना होगा, खुद को समझना होगा, उसके बाद हम किसी से बात कर सकते हैं। तो देखो हम लोग लेखक परिचय भी देख लिए एक ही वीडियो में, लेखक परिचय हम लोग पूरा क्लियर कर ले, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सारांश देखे, सारांश में हमने ऑब्जेक्टिव भी बताया, ठीक है, सब्जेक्टिव भी बताया। सारांश के साथ साथ हमला सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। अगर हमें बात सच्ची ना होती तो क्या होता है वो मैंने बता दिया कि क्या होता, वो सब कुछ सारांश में ही था। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। तो बेन जॉनसन क्या बोलते हैं कि जो बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन बोलते हैं कि जो बातचीत है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच अच्छे ढंग से हो सकती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों में बोलने का एक अलग हुनर होता है, इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। वो ऐसा क्या बोलते हैं प्रसंग छेड़ जाते हैं कि कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलती है, और इसी का नाम सुहृद गोष्ठी है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि वो आत्म वार्तालाप कर सके, खुद से बात कर सके, जिसके लिए वो अपने लिए एक नवीन संसार की गठन कर सकते हैं, अच्छा एक कुछ बना सकते हैं। जब इंसान खुद से बात करने लगेगा ना तो वो दुनिया में किसी से भी बात कर सकता है, सबके सामने वो फेस कर सकता है। जिसमें ऐसा हैबिट है ना कि आत्म वार्तालाप जो कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है, जो खुद पे कंट्रोल कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। देखिए आपका जो मन है ना हमेशा चेंज होते रहता है, किसी को मन करता है गाली दे दे, ये कर दे वो कर दे, तो वही होता है आत्म वार्तालाप। जब आप खुद से बात करने लगते हो तो खुद को समझने लगते हो, तो आपको बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि आत्म वार्तालाप। ठीक है, आपको अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिसमें आप खुद से बात कर सकते हो और खुद पे कंट्रोल कर सकते हो, यही एक सबसे उत्तम तरीका है। ठीक, तो बातचीत के बारे में हम लोग सब कुछ क्लियर कर लिए। ऑब्जेक्टिव अब देखो, अब क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई गेस है तो जाइए गेस उठाइए और वहां से पूरा ऑब्जेक्टिव टिक करते चल जाइए, लगभग ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। बस इतना से अगर आपको सब्जेक्टिव देखनी है तो जाइए बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, 2022 में, 21 में, क्वेश्चन बैंक उठा के वहां से सब्जेक्टिव जाकर देखिए, सब टिक कर लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो और सुने होगे तो हमें लगता है कि आपका कुछ भी बचा नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भाई देखो लेखक परिचय में पूरा क्लियर है,
हम लोग ऑब्जेक्ट समरी जो देखे, सारांश, सारांश में हमारा सब कुछ क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव भी बताते चले, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव था वहां पे हम ज्यादा गौर किए, जहाँ पे सब्जेक्टिव बनने वाला था वहां पे भी ज्यादा गौर किया। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सब कुछ क्लियर हो गया एक ही वीडियो में, ठीक। तो आई थिंक 15 मिनट के आसपास का वीडियो, उसमें आपका सब कुछ क्लियर हो गया बातचीत को लेकर, ठीक है। बातचीत एक निबंध है और इस चीज को आप रट लेना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है क्या है भैया, उसने कहा था उसको भी देखते चलेंगे, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया नोट्स क्या बनाए, नोट्स क्या हमें बनाना चाहिए। तो नोट्स में आप ये लिख सकते हो और बस सब्जेक्टिव लिखो, बाकी नोट्स में लिखोगे क्या, ये लिख लो, ये उतार लेना और सब्जेक्टिव का आंसर उतार लेना, ठीक है। खुद से कोशिश करना कि सब्जेक्टिव का आंसर बनाए और मैंने जो बोला है, ठीक है, जो आंसर मैंने बोला है उसी को खुद से अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। ये हैबिट हो जाएगा खुद से लिखने का, ठीक है। तो बस बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।